नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। हम फैमिली मैन की तो आजकल बहुत चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको एक रियल फैमिली मैन से मिलाने जा रही हूँ, जिन्होंने यूपीपीसीएस 2020 एग्जामिनेशन में 49 रैंक हासिल की है एंड ही सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं पिनाक पांडे द्विवेदी जी। इनके बारे में बता दूं तो ही हैज डन हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम एसवीएनआईटी सूरत। उसके बाद ही वाज वर्किंग इन सिंडिकेट बैंक एज एन इंजीनियर। ही इज मैरिड और उसके बाद इन्होंने सोचा कि यूपीपीसीएस जैसे बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी करें। मैं बहुत खुश हूं और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ पिनाक जी आपका। आप एक रियल टाइम एग्जाम्पल है, एक इंस्पिरेशन है सभी के लिए जो ये बिलीव करते हैं कि किसी भी स्टेज में आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं और अगर पूरी लगन है तो आपको वो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम। मतलब मुझे भी बहुत खुशी है आपके साथ प्लेटफॉर्म साझा करते हुए। थैंक यू सो मच अगेन। पिनाक जी, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहती हूँ, हाउ इज द फीलिंग कि आप बहुत बड़ा डिसीजन था, आप जॉब छोड़ के इस एग्जामिनेशन के लिए आए थे, काफी सेल्फ डाउट्स के होंगे, तो अभी कैसा लग रहा है? हाउ इज द फीलिंग? तो मतलब इस रियली गुड, मतलब बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छा तब था जब रिजल्ट निकला और अपने मम्मी पापा के आंखों में आंसू देखा मैंने, वो खुशी के आंसू जिसके लिए मैं हमेशा इमेजिन करता था कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू हों, वो भी मेरी वजह से हों। तो वो सबसे अद्भुत मोमेंट था। मुझे लगता है कि उससे बेहतर नहीं कुछ मैं अचीव कर पाया हूँ। तो अभी एक चयनित कैंडिडेट की तरह तो मैं अपने आप को फील करता हूँ। सफल कैंडिडेट तो मेरे एक्शन साबित करेंगे कि मैं जीवन में सफल रहा या नहीं रहा। जिन बदलाव को करने के लिए मैं सिस्टम में आने के लिए प्रयासरत रहा, वो मैं थोड़े दिन बाद आपसे मिलकर आपको जब बताऊंगा कि हाँ, सोसाइटी में एक बदलाव किया है, उस बदलाव का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ, तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। अदरवाइज मैं पर्सनली कहूँ तो फीलिंग फीलिंग वाज रियली ऑसम। एंड अभी तक जो मेहनत की थी तो लगता था पाने के बाद इट वाज वर्थ डूइंग दैट। बहुत ही अच्छे थॉट्स हैं और मुझे लगता है कि जो भी आपके थॉट्स हैं वो आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होंगे और जल्दी उसके रिजल्ट्स हम सभी के सामने होंगे। पिनाक जी, मैंने आपके बारे में बताया कि किस तरीके से आप जॉब कर रहे थे, आप जॉब छोड़ के इतने बड़े एग्जामिनेशन के लिए आए, बट मैं चाहती हूँ आप थोड़ा दर्शकों को अपने बारे में बताएं। एक्चुअली मैम, मतलब मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। पिताजी किसान हैं हमारे और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। मेरे दो छोटे भाई हैं, एक सबसे छोटी बहन है। तो पढ़ने में चूंकि थोड़ा ठीक था, तो 10th-12th में अच्छे मार्क्स आने के बाद आईआईटी की तैयारी की और ईश्वर का शुक्रगुजार रहा कि आईआईटी में भी सिलेक्शन हो गया। फिर एसबीआईटी सूरत से IISc के थ्रू मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके थोड़े दिनों बाद, फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद थोड़े दिनों बाद गवर्नमेंट जॉब लग गई और थोड़े दिन बाद शादी हो गई। तो इस बीच में मतलब कुछ भी एक फीलिंग आई, जॉब लेने के बाद फीलिंग आई ना, शायद अब तक बहुत सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट रहा है। मैं आपको मतलब सच्ची बताऊं इनफॉर्मली कि ऐसा लगता था कि घर में कुछ ये हो जाए, माँ बाप के कुछ सपने पूरे हो जाएं, मैं कुछ अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन लूं, मतलब कुछ ऐसी फीलिंग्स थी। लेकिन जब जॉब में आने के बाद ऐसा लगने लगा ना कि मेरे ही समाज का, मेरे ही बगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। फिर मैंने माताजी से ये बात जिक्र की तो मेरी मम्मी बहुत ही मोटिवेट करने लगी मुझे कि नहीं, तुम सिविल सर्विस में जाओ, तुम्हारा जो मेंटल पर्सोना है ना वो इस फील्ड को सूट करता है। तो मम्मी का मोटिवेशन में बहुत योगदान रहा, मतलब इनिशियल मोटिवेशन में बहुत ज्यादा योगदान रहा। तो उसके बाद एक फैमिली मैन, मतलब घर से परमिशन लेके कूद पड़ा इस जंग में। और बस कूद पड़ा तो मैं कोशिश करने लगा और ईश्वर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आगे चीजें ठीक रही और मौका मिला आपके साथ मंच साझा करने का सिलेक्शन के बाद। तो ऐसी ही रही मेरी थोड़ी कठिन जर्नी। और हमें भी बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ आप इस प्लेटफॉर्म को शेयर कर रहे हैं। yes. क्या ब्रेकिंग पॉइंट था? सडनली आपने 2019 में अपनी जॉब रिजाइन की और उसके बाद सोचा कि अब हम यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तरफ आते हैं। मैम, ब्रेकिंग पॉइंट कुछ ऐसा रहा। 2010 ईयर एकेडमिक 10 और 11 एकेडमिक ईयर में मैंने आईआईटी, IISc, यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम तीनों एक साथ क्वालिफाई किया। तब पहली बार डीएम मैम ने और एसपी सर ने मिलकर मुझे 25,000 रुपए का इनाम दिया था। तो पहली बार मतलब लाइफ में एनकाउंटर हुआ एक मतलब सिविल सर्वेंट से। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अब तक हम लोग इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अगर सच में किसी का मदद करने का मतलब एक पोस्ट चाहिए तो ये पोस्ट है। फिर पूरे 4 साल ना इस सपने को सजोता रहा मैं अपने कॉलेज में कि करना है, एक दिन करना है, एक दिन जाना है।
लेकिन फिर आप जानती है ना कि वो रेस में उतरने से पहले ऑडियंस की तरह बैठ के तो सिलेक्ट हुआ नहीं जा सकता है। तो फिर मैंने रेस में उतरने का जब फैसला लिया ना, तो माँ-बाप ने, पत्नी ने, पूरे 2 छोटे भाई-बहन सबने बहुत मोटिवेट किया। मतलब उन्होंने मुझे अपने सारे एक्सपीरियंस दिए। उन्होंने मुझे बताया कैसे तैयारी करो, ये चीज़ें करो। मतलब मेरा छोटा भाई एक तो मेडिकल में पढ़ाई कर रहा है बीएचयू में, और एक भारतीय रेलवे को सेवा दे रहा है अभी। तो उन दोनों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मतलब कभी-कभी तो लगता है ना कि मेरे मुझ में ज़्यादा कम कॉन्फिडेंस था, मेरे भाइयों का मुझ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। तो उससे मैंने सोचा ना कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगर कोई ऐसा पद हो जिसमें मैं एक साइन करके लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकूँ ना, तो मैं एक नौकरी कुर्बान कर सकता हूँ उस पद को पाने के लिए। बस यही जज़्बा लेके आया था, और मतलब सब माँ-बाप का बहुत आशीर्वाद रहा, भगवान भी साथ रहे, तो सब बेहतर हो पाया, और भगवान ने मतलब मुझे वो रास्ता दिया जिस पर मैं बदलाव करने का सोच के आया था, तो बदलाव कर सकूँगा। जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारी परिवार की भी ज़िम्मेदारियाँ थी, वो आपने बखूबी निभाई। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं प्लान बी होना कितना ज़रूरी है सिविल सर्विसेज़ में। आप प्लान बी से सिविल सर्विस की तरफ आए थे। कितना कितने सेल्फ डाउट्स थे आपके? बहुत सेल्फ डाउट्स थे, मतलब एकदम सिंपल कैंडिडेट की तरह मैं भी इस फील्ड में उतरा था। मतलब मैंने भी तैयारी शुरू करने से पहले, तैयारी शुरू करने पे तो मैं शायद थोड़ी देर में आऊँगा, लेकिन मैं सेल्फ डाउट का जहाँ तक प्रश्न है ना, जितने सेल्फ डाउट एक कैंडिडेट के मन में होते हैं तैयारी करते हुए, तो सब कुछ मेरे में थे। हार जाऊँगा तो क्या होगा? नहीं होगा तो क्या होगा? 3 साल 4 साल बाद कुछ नहीं हो पाया तो क्या होगा? क्या मैं इसके योग्य भी हूँ या नहीं? या मैं अब तक छोटे एग्ज़ाम्स में परफ़ॉर्म करता रहा हूँ, बड़े एग्ज़ाम में कर पाऊँगा कि नहीं? या प्री में हो सकता है निकल जाए, मेंस में लिखने में अच्छा नहीं हूँ। मेंस हो जाए तो इंटरव्यू में मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकता है वहाँ फिर ऑप्शन हो। ऐसे सब मैम बहुत से सेल्फ डाउट रहे हैं। लेकिन बस ना, घरवालों का मोटिवेशन था, एक जज़्बा था कि उन सेल्फ डाउट्स को एनकाउंटर किया। मतलब लड़ना सोचा, मतलब मैंने सोचा ना कि वो बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। अ, वो शुरू से था, मतलब कि रिग्रेट इज़ मतलब लेस बेटर देन फेलियर। तो मैंने सोचा ना कि मैं पछताना मंजूर है मुझे, लेकिन ऐसे फेला नहीं मंजूर। तो मैंने कहा कि नहीं, अब मैं फेल हो जाऊँ ठीक है, लेकिन मैं पछताना बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए मैं उस फील्ड में आ गया, और करते-करते, कोशिश करते-करते आज इस पद पर पहुँच गया हूँ। बिल्कुल और आप एकदम तैयार हैं जिस सपने को लेकर आए आए थे, उस सपने को डिलीवर करने के लिए। अ, पिनाक जी, जैसे आपने पहले भी हम सभी को बताया कि आपकी शादी हो चुकी थी। जब शादी किसी की हो जाती है तो कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, आपके वाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी प्रिपरेशन की आगाज़ दिया? मैम, वाइफ के साथ तो कंसेंसस बिल्ड किया। मैंने उससे कहा ना कि मतलब अगर तुम सपोर्ट करो, तुम सपोर्टिव रहो, तो मैं 2-3 साल कोशिश करना चाहता हूँ। क्योंकि सिर्फ़ कोशिश शब्द ही था उस समय, तो जीतने का कोई क्लियर तो होता नहीं कि आप पहले दिन आएँगे। आप किसी भी पद के हों, मतलब अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स पे अच्छे पदों पे आए हैं, फिर भी यहाँ सिविल सर्विस करने का सपना रख रहे हैं, डिज़र्विंग भी हैं, लेकिन किसी न किसी कमी की वजह से फेल हो जा रहे हैं। तो कोशिश ही उस समय सबसे बेहतर शब्द रहा मेरे लिए। हमने हमारी वाइफ ने ये डिसीज़न लिया कि कंसेंसस बिल्ड करके कोशिश करते हैं 3 साल 4 साल बाद। फिर माता-पिता का आशीर्वाद लिया और शुरू कर दी पढ़ाई। शुरू करने का अगर आप जानना चाहती हैं तो आप कहें तो मैं बताऊँ कि थोड़ा बहुत कैसे स्टार्टिंग जो मतलब और लोगों को थोड़ा हेल्प करेगा। देखिए मैम, सबसे पहले मुझे लगता है ना कि आप इस फील्ड में आजकल सबसे अच्छी बात क्या है ना कि हम लोग बहुत फॉर्च्यूनेट जनरेशन है, मतलब इंक्लूडिंग मी। मैं भी उतना ही फॉर्च्यूनेट जनरेशन में हूँ कि अगर हम यूट्यूब पे एक वर्ड डालते हैं तो यूट्यूब सजेस्ट अस कि आपको ये वीडियोज़ देखने चाहिए। तो मुझे लगता है ना कि मुझसे बेहतर रैंकर्स, टीचर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप उनको देख के प्लानिंग चार्ट आउट कीजिए। पता मेरी पूरी तैयारी, मैं शायद आपको पता भी हो, मतलब व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं इस बार यूपीएससी इंटरव्यू भी अपीयर कर रहा हूँ। तो मेरी दोनों की तैयारी सिर्फ प्लानिंग पे ही बेस्ड थी। मुझे वो लगता है ना कि वेल प्लानिंग इज़ हाल्फ डन। मैं इसमें बहुत बिलीव करता था। तो मैं प्लानिंग किया था। जैसे मैंने कहा ना, आप रैंकर्स को सुन के स्टार्टिंग में प्लानिंग तैयार कीजिए। प्लानिंग में चाहे उसका आपको 1 महीने लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, हर आदमी का अलग-अलग कैपेसिटी है। लेकिन प्लानिंग को ज़रूर टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट में आपके टाइम को बहुत अच्छी तरह बचाएगा। सेकेंडली, जहाँ तक स्टार्टिंग करने का तैयार है मतलब सवाल है, सबसे पहले तो मैम एनसीईआरटी पे ही जाना चाहिए। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको कूद के स्टैंडर्ड बुक पे नहीं जाना चाहिए। मतलब अलग-अलग एक मिथ है, लेकिन मैं पर्सनली आज उस मिथ को शटर करना चाहूँगा, और इन अ अपोलोजेटिक मोड कि मतलब किसी को बुरा ना लगे तो मैं पर्सनली कहूँ, मेरा जो तैयारी का स्ट्रेटेजी रहा अगर मैं उससे बताऊँ ना, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पे ही गया था। हाँ, इट टूक अराउंड 3 टू 4 मंथ
टू मी कि मुझे कंप्लीट करने में एनसीईआरटी टाइम लगा। कुछ एनसीईआरटी के जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी के तो मैंने नोट्स भी बनाए हैं, और 6 to 12 तक यू कैन नेम इट, मैंने सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी जो अवेलेबल है वो सारी की सारी पढ़ाई की। मुझे मैम, अब यू विल नॉट बिलीव कि मैं फ्रैंकली कहना चाहता हूँ अपने छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, तैयारी का मत सोचिए, पहले सोचिए कि मैं कंटेंट ग्रैस्प कर लूं, पहले मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाए। मैं इस मोड से तैयारी करने आया था, तो मेरा तैयारी का क्लियर एम था ना कि मुझे पहले नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज आई वाज इन इंजीनियरिंग फील्ड। तो इंजीनियरिंग से ह्यूमैनिटीज में आके थोड़ा करना, मतलब इट वाज टफर फॉर मी। तो मैंने बेसिक्स तैयारी शुरू की। 6 to 12 ऑल द एनसीईआरटीज मैंने कवर की, नोट्स बनाए हैं, करो 3 से 3.5-4 महीने लगे। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक्स पे गया, एंड आई कैन अप्रिशिएटली से दैट कि स्टैंडर्ड बुक्स में एनसीईआरटी के कंटेंट अवेलेबल हैं, लेकिन जो समझ हमको एनसीईआरटी देती है, जो सलीका हमको एनसीईआरटी बताती है, वो शायद स्टैंडर्ड बुक्स बताने में अक्षम है। मतलब दे आर रिटन लाइक अ नोवेल, या दे आर रिटन फॉर पब्लिसिटी, और दे आर रिटन फॉर नॉर्मल यूज, पब्लिक यूजर्स। वो शायद यूपीएससी या यूपीपीसीएस एस्पिरेंट के लिए नहीं लिखे गए, लेकिन एनसीईआरटी हम लोगों के लिए लिखी गई है, स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई। तो मैं एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। आप एक बार उसको टाइम दीजिए, मैं बार बार रिवीजन करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में वो सारे कंटेंट अवेलेबल होते हैं। अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं या कहीं कहीं और क्लास नोट्स बनाते हैं, तो आपको वो कंटेंट टीचर इंक्लूड करा देता है। लेकिन मैं सिर्फ अपने सोर्सेस को लिमिट करके 3 जगह पढ़ने के लिए कहूंगा, एनसीईआरटी, क्लास नोट्स और स्टैंडर्ड। इसके अलावा मतलब मैम, ये मैं मतलब बिल्कुल कहते हुए और नहीं लग रहा है ना कि मैंने भी इलाहाबाद में बुक्स खरीदी हैं, लखनऊ में बुक्स खरीदी हैं, दिल्ली में बुक्स खरीदी हैं। तो बुक्स का भंडार है पूरे देश में। मतलब सिर्फ आप हिस्ट्री नाम ले लोगे तो कम से कम मुझे लगता है कि 50 बुक मिल जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, अच्छे अच्छे राइटर द्वारा लिखी गई। लेकिन वो सब हमारे उपयोग की नहीं है। अभी जिस स्टेज पे हम हैं, हमें जिस फील्ड में जाना है, अगर मुझे सिर्फ नॉलेज लेके उस फील्ड में जाना है, तो कुछ हमारे लिए पर्टिकुलर बुक्स हैं पढ़ने के लिए पूरे जीवन। मैं खुद मतलब सबको सजेस्ट करूंगा कि अच्छे अच्छे बुक्स लिखी गई हैं, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़नी भी चाहिए। दे आर रिटन फॉर ओनली रीडिंग, तो उन्हें पढ़ना ही चाहिए। लेकिन अभी मैं इस स्टेज पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा ना, आपको प्लानिंग स्टार्ट करते वक्त, इनिशिएट करते वक्त तो बहुत ही कंसाइज मटेरियल रख के ही तैयारी शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे करीब फेब 19 से स्टार्टिंग की मैंने, फेब 19 से अराउंड 2021 चल रहा है, 2 सवा 2 साल लगे हैं। एंड आई हैव क्वालिफाइड आईआईटी, यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। तो मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी जो रही, मैं उन लोग को, आप लोग को बता पाऊँ। हर किसी के पास अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी होती है, अगर मेरी स्ट्रेटजी कोई फॉलो करना चाहे तो मेरा ये सजेशन है कि कीप द मटेरियल वेरी कंसाइज। ओके मैम। बेसिक फाउंडेशन एनसीईआरटी से डेवलप होनी चाहिए, और जितना भी लिमिट आप अपने रिसोर्सेज को रख सकें वो आपके लिए ही फायदेमंद है। आपने बताया बेसिक फाउंडेशन कैसे डेवलप करना है। जब बेसिक फाउंडेशन की बात करते हैं तो सिलेबस बहुत जरूरी हो जाता है। हम सभी को पता है सिलेबस बाइबल है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के पहले, लेकिन सिलेबस को अच्छे से पढ़ना कैसे है? ओके, मतलब मैम मुझे लगता है ना कि ये आपने सबसे सही सवाल पूछा है। मतलब हो सकता है मैं सही आंसर दे ना पाऊं, लेकिन ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाला प्रश्न है हम तैयारी वाले करने वाले लोगों को। कि सिलेबस तो सब कहते हैं, सिलेबस को रट लिया जाए, कंठस्थ कर लिया जाए, लेकिन वो मतलब समझा कैसे जाए। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली मैम ना, पूरे सिलेबस को कभी भी ना GS1, GS2, GS3, GS4 पढ़ के नहीं करना चाहिए। पहले मैंने जैसा किया है, अगर आप कभी सिलेबस पाएंगे तो आप देखेंगे ना कैसे लिखा है। GS1 लिखा है, फिर उसके नीचे पॉइंटर फॉर्म में लिखे हैं, फिर GS2 लिखा है, पॉइंटर फॉर्म में लिखे हैं, फिर GS3 लिखा है, पॉइंटर फॉर्म में लिखे हैं, फिर GS4 लिखा है, पॉइंटर फॉर्म। तो मेरा एक सजेशन है, आप ट्राई करके देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि यू विल बी बेनिफिशियल ऑफ इट। आप ऐसा कीजिए, GS1, GS2, GS3, GS4 जहां लिखा है उसे कट कर दीजिए। अब आप पूरे को एक पेज पढ़िए। मुझे आप ये कोशिश कीजिए ना कि पहला पॉइंट जो GS1 का पहला पॉइंट था वो GS4 के किस पॉइंट से मैच करता है। यू विल फाइंड ना कि GS1 में सोसाइटी टॉपिक है, सोसाइटी टॉपिक GS3 के इकोनॉमी टॉपिक से भी मैच करता है। जैसे जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट एक टॉपिक है, मतलब अभी रिसेंट है, मैं रिसेंट का एग्जांपल उठाना चाहता हूँ। फार्मर प्रोटेस्ट का एक सोसाइटल एंगल भी है, एक इकोनॉमिक एंगल भी है। आप समझ रही हैं? अब सोसाइटल एंगल को आप पार्टिसिपेट करा सकती हैं GS1 में, इकोनॉमिक एंगल को GS3 में, लेकिन टॉपिक सेम है, फार्मर प्रोटेस्ट। तो जब हम फार्मर प्रोटेस्ट को पढ़े ना, तो उसको GS1, GS3 में डिवाइड करके ना पढ़ें, उसके सारे डायमेंशंस को पढ़ना बहुत जरूरी। अभी अभी मतलब मैं रिसेंट में कहीं मॉक इंटरव्यू दे रहा था यूपीएससी का, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि फार्मर प्रोटेस्ट में मतलब वुमेन के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो बताइए आप। तो मतलब परहैप्स आई वाज एबल टू सेटिस्फाइंग थिंग, मतलब आई एम टेलिंग यू कि बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। इसलिए मेरा कहना है ना, आपको GS1 जो ऊपर टॉपिक दिया है ना,
मेरे पर्सनल सजेशन पे उसको काट दीजिए और आप पूरे को एक पेज पढ़िए, मतलब इतना बड़ा सिलेबस है। देन यू अंडरलाइन कि पहला टॉपिक दूसरे किस टॉपिक से मैच करता है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ वुमेन करके एक टॉपिक है GS1 में, आई थिंक, और ऐसा ही GS3 में टॉपिक्स हैं पूरे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वुमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तब ऐसा पढ़ा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आजकल चूंकि मेल माइग्रेशन होने के बाद वुमेन का पार्टिसिपेशन थोड़ा बढ़ गया है, तो उसे कहा गया है वुमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेडिंग हटा के पढ़िए, को रिलेट करना सीखिए। सारा प्रोसेस का सिर्फ एक फंडा है, मतलब अगर मैं शॉर्ट टर्म में कट टू द शॉर्ट कहूँ कि कोरिलेशन करना है। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने मेंस में GS3 में GS1 के एग्जांपल लिख के आता था, GS1 में GS3 के एग्जांपल लिख के आया हूँ, कोई डिवीजन नहीं। और GS2 तो मैं आई एम टेलिंग यू, GS2 में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस का पार्ट है, वो पूरा GS4 है। मतलब क्या मुझे कोई बता सकता है कि RTI में GS2 में लिख सकता हूँ या नहीं, या सिटीजन चार्टर में मेंशन कर सकता हूँ नहीं? और जबकि सिटीजन चार्टर पार्ट है, आई थिंक मुझे अच्छी तरह याद है कि GS2 में लिखा है और GS4 में भी लिखा है। तो मतलब मेरे पर्सनल सजेशन इतना ही है, हालांकि मतलब बहुत परिपक्वता तो नहीं है, नॉलेज भी बहुत कम है अभी और लोगों की अपेक्षा मेरे में, लेकिन मैं इतना जो कहना चाहूंगा ना कि आप हेडिंग हटा दीजिए, भाई बहन प्लीज हेडिंग हटा दीजिए पूरे को एक पेज की तरफ, देन यू विल फील ना कि इतना बड़ा यूपीएससी का सिलेबस नहीं है। सेम टॉपिक को अलग अलग हेडिंग में डाला जा सकता है। जब पूरी तैयारी किए रहेंगे मैम ना, तो आप GS1 का पेपर भी अपेयर कर सकते हैं, GS2 का। वो बचपन में कभी नहीं होता था कि हम हिस्ट्री तैयार करके जाते हैं तो कभी दूसरे ज्योग्राफी का पेपर हो गया, मतलब वो रैंडम टेस्ट लोग लेते थे ना, मैम लोग सरप्राइज टेस्ट लेती थी। आप ऐसा तैयार करके जाइए कि GS1 तैयार करके जाऊंगी तो GS2 का पेपर आएगा सामने, तो इसके क्वेश्चन कैसे उसमें लिखूंगी, इतना लिखूंगी कि मतलब 100-200 मार्क्स का यूपीपीसीएस का मेंस है तो 100 मिल जाए, और IAS का 250 का है तो 125 मिल जाए। देन यू विल रियलाइज ना कि इतना कठिन नहीं है कोरिलेट करना। ओके मैम, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि पूरे सिलेबस को एक ही मानना Thank you, है, ma'am. एक कंसोलिडेशन है, इंटरलिंकिंग ऑफ द टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है, तभी आप जब आप ये कर पाएंगे तभी एग्जामिनेशन की डिमांड को समझ पाएंगे। यस मैम, यस मैम। न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एग्जामिनेशन का। कई सारे ऐसे टॉपिक्स भी पता चल जाते हैं, लेकिन राइट वे क्या है न्यूज़पेपर को पढ़ने का, कैसे टॉपिक्स को पढ़ना है, सिलेबस के साथ इंटरलिंक करना है। ओके, तो 3 पॉइंट्स आपने पूछे, मतलब न्यूज़पेपर का क्या रिलेवेंस है, कैसे पढ़ना है, कैसे टॉपिक्स को इंटरलिंक करना है। तो मैं पॉइंट वाइज आंसर देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैम स्टार्टिंग के 3 मंथ न्यूज़पेपर मत पढ़िए, मतलब मैं फ्रैंकली और मैं अपने शर्तों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, इतने कॉन्फिडेंस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के 3 मंथ आप न्यूज़पेपर मत पढ़िए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के चाहे हिंदी मीडियम के। 3 मंथ सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। आपको ना वो शब्दों की कम से कम वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब डेमोक्रेसी लिखा है तो वो एनसीईआरटी में डिफाइंड है, डेमोक्रेसी इज नॉट डिफाइंड इन एनी न्यूज़पेपर, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले 3 महीने सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़िए। अगर इन्फ्लेशन लिखा है, अगर इंस्क्यू इन्फ्लेशन लिखा हुआ गलती से कहीं इंस्क्यू इन्फ्लेशन आ गया, कहीं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, तो मतलब यू विल होल्ड योर हैंड कि आपको पता नहीं चलेगा न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैं बिल्कुल अपने भाइयों बहनों को नहीं कहूंगा कि आप पहले दिन से न्यूज़पेपर पढ़िए। हाँ, मेरा स्टडी थोड़ा और लग सकता है, औरों की तरह नहीं है कि एकदम मतलब बोलने से लेकर, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पहले 3 मंथ सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़िए। आप वर्ड्स के साथ फैमिलियर हो जाइए। जब वर्ड्स के साथ फैमिलियर हो जाएंगे ना, तो आपका दिल करेगा, देखिए मैम आप अगर प्रिपरेशन में उतरे हैं ना, तो आपका दिल करेगा कि मैं इस वर्ड का मीनिंग नहीं जानती तो एटलीस्ट डिक्शनरी की मीनिंग तो जान लूं। हो सकता है उस वर्ड का कोई डीप मीनिंग, इन्फ्लेशन के बहुत से डीप मीनिंग है, लेकिन कम से कम डिक्शनरी की मीनिंग तो मैं जान ही लूं। उसको जानने के बाद एनसीईआरटी खत्म करने के बाद आप किसी न्यूज़पेपर पे आइएगा। और सिर्फ आपने जो कहा ना कि रिलेवेंस क्या है, ये मेरा पहला पार्ट था, कब से स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर एनसीईआरटी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, आई हैव डन दैट। और सेकंड आपने कहा कि रिलेवेंस क्या है, रिलेवेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि प्रीलिम्स में थोड़ा रिलेवेंस कम हो, मैं ये अपने शब्दों को माइंड करते हुए कहना चाहता हूँ कि शायद प्रीलिम्स में थोड़ा कम रिलेवेंस हो, लेकिन मेंस मेंस ऐसा है मैम ना कि जैसे कि आपको चेस जीतने के लिए राजा को मारना ही पड़ेगा, तो मेंस से एक दिन एनकाउंटर होना ही होना है। तो प्यादे को हरा के आप बार बार जीत नहीं सकते, कभी मतलब रैंक नहीं आएगी, दैट इज वेरी क्लियर इन माय माइंड। तो एक बार मेंस से आपको मतलब एनकाउंटर करना ही करना है। तो मैं चाहता हूँ ना कि मेंस के लिए प्रिपरेशन करते वक्त आपको न्यूज़पेपर को तवज्जो देना पड़ेगा। न्यूज़पेपर इज गिविंग यू वर्ड, न्यूज़पेपर इज गिविंग यू डायमेंशन। तो मैं कहता हूँ ना कि वो एक अलग अलग दृष्टि लोग देता है, मतलब एक अलग सोचने की क्षमता देता है, इस फील्ड में भी सोचा जा सकता है। तो जैसे कि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक लेक्चर पढ़ रहा था, आर्टिकल, तो मतलब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि
वो आर्टिकल लिखा गया था अपोजिशन टीम के लीडर के द्वारा, आई विल नॉट नेम इट हियर। तो अपोजिशन टीम के लीडर पॉलिटिकल पार्टी में इतनी कमियां बताई गई थी कि वो शॉक्ड कि मतलब इस तरह से भी सोचा जा सकता है। अदरवाइज एनईपी को आप पढ़ेंगे तो बहुत सी अच्छाइयां भी हैं, मतलब आप फुल फ्लेश पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि अच्छाइयां भी हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अलग अलग राइटर्स जो बहुत समझदार लोग इंडिया में है, मतलब देयर इज नो डेarth ऑफ सीनियर एंड मतलब विजडमफुल पीपल्स इन आवर कंट्री एटलीस्ट। तो आप अगर उनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना तो बहुत रिलेवेंस रहेगा वो पॉइंट्स डालने में मेंस। और थर्ड आपने जो कहा मैम ना कि मतलब कैसे पढ़ें, मतलब कैसे पढ़ें, तो मैं जानना चाहता हूँ ना इंटरलिंकिंग कैसे करें। एक बार सरसरी नजर से ना पूरे, मतलब अगर 15 पेज का पेपर है, हालांकि द हिंदू तो बहुत ज्यादा बड़ा आता है, एक्सप्रेस थोड़ा सा नॉर्मल रेंज में आता है। इंग्लिश मीडियम मैंने पढ़ाई की थी, अदरवाइज हिंदी में जनसत्ता भी मैंने पढ़ाई की थी पीसीएस के लिए लिखने के लिए, तो मैं 3 पेपर पढ़ता था जनरली। तो आप पहले पूरे पेपर को सरसरी नजर से देख लें, फिर आप ना जीएस का सिलेबस सामने रखिए, 1 2 3 4 सारे, और आप सिर्फ एक काम कीजिए ना, सिलेबस के क्वेश्चन को जहां पेपर में लिखा हो उसको मार्क कीजिए। सिलेबस के टॉपिक्स को, जैसे मान लीजिए अगर कहीं एम्पैथी वर्ड लिखा है ना, तो आप एम्पैथी मार्क कीजिए। कंपैशन लिखा है तो वो मार्क कीजिए। अगर लिखा है कि मतलब सिटीजन चार्टर लिखा है, आरटीआई लिखा है, करप्शन वर्ड लिखा है, मतलब मैं ये तो श्योर हूं ना कि एक दिन एक पेपर में एक बार तो करप्शन लिखा ही होगा, किसी न किसी हेडिंग में, किसी न किसी शॉर्ट हेडिंग में, लॉन्ग हेडिंग में। तो मैं चाहता हूँ कि आप इंटरलिंक करें, जीएस के सिलेबस को भी ढूंढे न्यूज़पेपर में। सोचिए कि आज की मेरी यही किताब है, मुझे इसी से कुछ टॉपिक पढ़ने हैं जीएस के, तब तो न्यूज़पेपर पढ़ना फ्रूटफुल रहेगा। मतलब पढ़ के रख देना फिर उसको बाद में दोबारा कभी न दिखना, मैं उसको थोड़ा सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो मेरे सेंस में न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समराइज करूँ तो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब आप वर्ड से फेमिलियर हो जाए तो, और इंटरलिंकिंग करें, आप जीएस के सिलेबस के वर्ड्स को न्यूज़पेपर में ढूंढें, तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके मैम। ये आपने बहुत ही अलग सी टेक्निक बताई है सभी एस्पिरेंट्स को कि न्यूज़पेपर एक्चुअली कैसे पढ़ना है। आप उसको जेएस की बुक समझें और समझें कि आज इसी से टॉपिक्स निकालने हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी हाँ यूनिक उसको है। समझिए, प्रीलिम्स से 2 या 3 महीने पहले, स्टिल यू आर वेरी श्योर अबाउट दैट, फिर भी आप 2 महीने दें एटलीस्ट ना। क्वेश्चन फ्रेम करने वालों को इतना सम्मान दीजिए, मेरा दिल ऐसा कहता है, मतलब मैं तो, मेरा पूरा परिवार टीचर्स को बहुत सम्मान करता है, तो हम लोग समझते ना, सामने वाले ने क्वेश्चन फ्रेम किया है तो यू शुड गिव हिम रिस्पेक्ट। जैसे वो नहीं करते कि हॉफ बॉली पे बॉल आई है तो रिस्पेक्ट देना है, वाइड बॉल आई है तो रिस्पेक्ट देना है। तो ऐसे जैसे क्रिकेट में वैसे इसमें भी आप समझिए ना कि आयोग के इतने सीनियर मोस्ट टीचर्स बैठ के क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं ना, तो वो आपसे चाहते हैं कि आप हार्ड वर्किंग हो, पढ़ के आइए, तभी आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो मैंने इस जगह ये वर्ड यूज किया था, मैं आपसे भी कह रहा हूँ ना, अगर वो चाहते हैं कि पसीना बहना चाहिए इस पेपर में तो पसीना बहाना पड़ेगा। मतलब देर इज नो शॉर्ट, कोई तरीका मत सोचेगा कि इस साइड से निकलूंगा तो पसीना कम बहेगा और मैं रैंक लेके आ जाऊंगा, नहीं बिल्कुल नहीं। काफी सीनियर मोस्ट पेपर डिजाइन कर रहे हैं और काफी अच्छे हमारे फ्रेंड्स भाई बहन बैठ के पेपर दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी पीसीएस की सेवा में लगे हुए हैं, आईएएस की सेवा में लगे हुए हैं और अपनी पोटेंशियल को आंकते हुए चाहते हैं कि सरकार को और सेवाएं दें, तो वो अन्य पदों पे सिलेक्ट होने के लिए ना और मेहनत कर रहे हैं। तो मतलब कंपटीशन इज वेरी टफ, वो दैट करेंगे, नेक्स्ट लीटिंग कंपटीशन है, तो आपको बहुत मेहनत करना चाहिए। मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है, मेहनत को सिर्फ मेहनत शब्द में मत लिया जाए, किताबों के साथ जंग लड़नी है, सीधा ऐसा कहना है। ओके मैम। बहुत ही अच्छी आपने बात की कि बहुत क्वालिफाइड टीचर्स आपके पेपर बना रहे हैं और जो वो आपसे चाहते हैं आप उनको प्लीज़ डिलीवर करिए, तभी आपका फाइनल लिस्ट में नाम होगा। आंसर राइटिंग की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे पूछी थी। सब बात करते हैं आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे समझें कि बेस्ट प्रेजेंटेशन टेक्निक्स क्या होंगी, डायग्राम्स कब यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, क्या जो पॉइंटर्स हमने डाले हैं उन्हीं के डायग्राम्स यूज़ करने हैं? कई तरीके हैं आंसर राइटिंग के, मतलब मैं अपना तरीका बता सकता हूँ। बहुत से तरीके हैं और सारे सफल तरीके अब तक है, हर साल इतने लोग लिस्ट में हो रहे हैं तो सब सफल तरीके हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन कुछ देर के लिए क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझना चाहिए ना कि क्वेश्चन फ्रेमर के माइंड में क्या रहा होगा। मतलब मेरा हमेशा से स्टार्टिंग के ट्रिक था कि क्वेश्चन फ्रेमर ने क्यों पूछा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे बात को उसमें कवर कर दूं। एग्जांपल मेरा है कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि 21वीं सदी में भारत ने इतने ढेर सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, फिर भी माल न्यूट्रिशन में भी इंडिया की रैंकिंग थोड़ी खराब है। सपोज ये क्वेश्चन आता है, नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेटा, लेकिन मैं मतलब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कहता हूँ। तो आपको लिखना क्या है, देखिए इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन का पार्ट, बहुत ये जो कहना है ना ये बहुत नॉर्मल रूटीन कहना है,
मतलब मैं शायद खुद अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाया इस वर्ड से, तो मैं दूसरे किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक ये सेट पैटर्न है इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिखने का। मतलब मैं फ्रेंकली रिस्क लेके मैं कहता हूँ मैंने कभी इसको इतना फॉलो नहीं किया। मैं भी क्वेश्चन इतना गहन है, आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई विल ओपन दिस क्वेश्चन फॉर यू ना, यू विल बी शॉक्ड टू नो। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ना। पहले तो आप रेट बताइए, डेटा बताइए कि मॉनिटरेशन के क्या रेट है। सेकेंड चीज आप क्या बताइए ना, आप 21st सेंचुरी में गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए स्कीम्स बताइए। क्वेश्चन आपसे 1990 का स्कीम नहीं पूछ रहा है, आई एम टेलिंग। मतलब इस एक लाइन में क्वेश्चन फ्रेमर ने इतना अच्छा वर्ड डाला है ना, उसने कहा कि 21st सेंचुरी में ढेर सारे स्कीम लॉन्च किए गए लेकिन फिर भी कोई चीज कम नहीं हुआ। तो वो जानना चाहता है कि क्या आपको पता है कि 21st सेंचुरी में ये स्कीम लॉन्च किए गए। अब आप उसे बता रहे हैं 1980s का सीडीपी प्रोग्राम कि गरीबी हटाओ के लिए सीडीपी भी डाला गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड विथ इट। I'm telling you, this is unraveling of the question. इतना आप अगर मेंटल लेबर किए हुए हैं किसी क्वेश्चन के साथ रिमेंस अपीयर करने से पहले, आई एम टेलिंग यू अ वेरी वंडरफुल वर्ड, आई एम टेलिंग यू कि बिकॉज आई हैव सेड दिस वर्ड ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, वी आर द पीपल। हम वो लोग होते हैं जो 9 से 12 या 2 से 5 के बीच में पूरे इंडिया में बैठ के पेपर को सबसे पहले खोलते हैं। यूपीएससी का बात करो, मैंने यूपीएससी में इस साल दिया है, चाहे यूपीएससी का पेपर खोलते हैं चाहे यूपीपीसीएस का खोलते हैं, पूरी यूपी में यूपी हो रहा है तो यूपीपीसीएस का पेपर खोलते हैं, हम वो लोग होते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद वो बाहर निकलता है, फिर बहुत लोग डिस्कशन करने लगते हैं कि ठीक है ये है वो। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ मैम, वो पेपर हमेशा ही अचंभित करने वाला होता है। वो कभी भी नया, मतलब कभी भी पुराना नहीं आएगा, सेट पैटर्न पे नहीं आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 ही आएंगे। ओके, आपको ना वो मतलब कि वो फीलिंग अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज की ये वैल्यू होती है, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस की ये वैल्यू होती है। आप रटे हुए क्वेश्चन मत लिखिए। मतलब इज द नेम रिलेवेंट, मतलब अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इंडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। इज द नेम रिलेवेंट। अब इस क्वेश्चन को बार बार लिख के कुछ मिलना नहीं, मेरा दिल ऐसा कहता है। आप नए नए क्वेश्चन को ढूंढिए, नए नए क्वेश्चन के सामने अपने आप को बैठाइए, पेज खोल के सोचिए कि इस पर मैं क्या लिखूं। जो मेंटल लेबर करना होता है ना, पहले हैंड लेबर करने से पहले मेंटल लेबर करना है अपने आप को, क्योंकि पेपर तो देखिए टफ आएगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन एग्जांपल कोट किया अभी हाल ही में। इस बार यूपीएससी का फर्स्ट जीएस 1, मतलब पहले ही दिन पेपर देने जा रहे हैं, जीएस का पहला या दूसरा क्वेश्चन था पाल वंश से जुड़ा हुआ। पाल वंश, मतलब आई एम वेरी श्योर कि लोगों ने देखा ही होगा पेपर। तो पाल वंश मैं इंक्लूड करके कहता हूँ अपने आप को भी कि हमने बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ के गए थे सब लोग। पाल वंश को शायद उतना, मतलब गलत है कहना, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा और सब्जेक्ट को, टॉपिक को फोकस करते हुए पाल वंश को उतना हम रिलेवेंस नहीं दे पाए थे अपने तैयारी के दौरान। अब मैम सामने पाल वंश का क्वेश्चन आ गया, तो आपको रिस्पेक्ट तो देना है ना, मतलब बाउंसर आ गया तो रिस्पेक्ट तो देना है ना। तो इतना रिस्पेक्ट देना है कि 10 में से 4-3 मार्क्स मिल जाए। जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला लिखने के बाद ना, मुझे ये खुशी थी कि मैंने सामने वाले को ठीक आंसर दिया है, एटलीस्ट ब्लफ नहीं किया है, एटलीस्ट गलत आंसर नहीं लिखा। मार्क्स कितने भी मिले हो, 2 नंबर मिले हो, मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट एबल टू सी द कॉपी, बट आई एम टेलिंग यू कि आपको इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। मेंस आंसर राइटिंग सिर्फ लिखना नहीं है, पेज भर के लिख देना है, कॉपी भर के देना नहीं। मैं चाहता हूं कि आप मेंटल लेबर करें। जिस वर्ड को लोग यूज करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग इन द एसे पेपर, मैं वो चाहता हूं कि आपको जीएस के पेपर्स में अडॉप्ट कीजिए। और मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको अडॉप्ट करेंगे तो आपको फायदा हो। थोड़ा सा डायमेंशन बढ़ा के सोचिए, मेंस में लिखने में बेनिफिट होगा। ओके मैम। एनालिटिकल अप्रोच और ब्रेनस्टॉर्मिंग की आपने बात की, थोड़ा सा आप इलाबोरेट करें कि आपने किस तरीके से ये चीज़ अपनी तैयारी में इंक्लूड किया था, बहुत ही इनिशियल लेवल। एक्चुअली मैम ना स्टार्टिंग में कैसे ना, मैं ये सोचने लगता था ना कि मैंने ये टॉपिक जीएस के किस किस पार्ट में पढ़े हैं। मतलब मैं तो आज भी, अगर आप मुझे, मेरे साथ ऐसा है ना कि अगर आज भी आप मुझे कोई रैंडम क्वेश्चन थ्रो करेंगे ना, तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, पॉसिबल है। लेकिन आई विल श्योरली टेल यू कि ये किस किस टॉपिक से जुड़ा हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि जीएस, मुझे सारे सिलेबस ऑलमोस्ट याद थे, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 के। तो मैं ये बता पाऊंगा कि अगर 3 अलग अलग जीएस पेपर में आता है जिसका 3 अलग अलग रिलेवेंस होगा 3 अलग अलग फील्ड में, मैं सिर्फ उस क्वेश्चन को, मुझे अगर टाइम मिलता है लिखने का, तो मैं उन फील्ड्स में ओपन करने की कोशिश करूंगा। इतना क्वेश्चन हो गया, 2 पेज 3 पेज में लिख लिया ना, तो इतना हो गया, मुझे लगता है मैंने रिस्पेक्ट दे दिया। मुझे कम आता था, एक्सेप्ट दैट कि भाई कम आता है, कोई इशू नहीं, लेकिन मैंने क्वेश्चन को पूरा रिस्पेक्ट दिया, ईमानदारी के साथ रिस्पेक्ट दिया। तो जो आपने कहा ना कि कैसे इनकलकेट किया ना, आप सिलेबस को ही देखिए। जैसे मैंने ये यही क्वेश्चन पूछा माल न्यूट्रिशन ना, तो आप समझिए ना कि मैं, अगर मेरे सामने एक क्वेश्चन पहली बार आता तो मैं समझता ना कि तो जीएस 1 की सोसाइटी का टॉपिक है, वुमेन्स कंडीशन का टॉपिक है, फिर ये जीएस 2 में टॉपिक है हमारे स्कीम्स क्यों फेलर हो रहे हैं,
फेलर ऑफ द स्कीम है, इम्प्लीमेंटेशनल लैग है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। फिर GS4 में है कि क्या मतलब पॉलिटिकल विल है या नहीं है, या ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म तो नहीं है। मतलब मैं अभी आपके सामने ही मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया, मैं 3 पार्ट में खोल ले गया क्वेश्चन को। मैं इतना भी लिख के आ जाऊंगा तो मैं अपने आप को सेटिस्फाइड समझूंगा। तो आपको खोलने के लिए ना, जो लोगों ने कहा है कि बाइबल है, वो लिटरली बाइबल है, बस उसको बाइबल को यूज करने आना चाहिए, वो लिटरली बाइबल ही है। ओके मैम। यानी कि पूरी प्रिपरेशन की आपके सिलेबस में है। और आप पिनाक जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि किस तरीके से सिलेबस को समझना है, जो लिटरली एक बाइबल है, और सिलेबस का अगर यूज़ करना आ गया तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो सकती है। और पिनाक जी ने, मुझे लगता है, बहुत ही अच्छे से हर एक पॉइंट को समझाया जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। किस तरीके से सर स्टडी IQ आपकी जर्नी में साथ रहा है? मैम मतलब मैं बताऊं, मैं जब वर्किंग पीरियड में था ना, तब भी करंट अफेयर देखने को होता था तो मैं स्टडी आईक्यू खोलता था। उसके एक दो रीजन है। सबसे पहले तो देखिए, प्रिपरेशन के दौरान आदमी को पूरा मैप नहीं याद होता, तो मैं इसे टू द वर्ड लाना चाहूंगा ना, कि जो आपका प्रेजेंटेशन है, मतलब पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है आपके करंट अफेयर्स का ना, मतलब दैट अट्रैक्ट्स मी वेरी मच। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि प्रॉपर जूम इन करके जूम आउट करके आप प्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली, जो सिंपल और लूसिड मैनर में बातचीत की शैली होती है, चाहे इकोनॉमी का टॉपिक समझा रहे हैं। आज मुझे थोड़ा इकोनॉमी पढ़ने के बाद लगता है कि इकोनॉमी के टॉपिक समझने थोड़े गंभीर विषय हैं, लेकिन उसको भी इस तरह समझाते हैं, मुझे लगता है कि अच्छे एग्जाम्पल देके समझाते हैं लोग। मैंने एक दो एग्जाम्पल तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेंस में भी कोट किए हैं। तो मुझे इसलिए आपका थोड़ा करंट अफेयर पोर्शन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मतलब कि कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ योर करंट अफेयर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन सिंपल एंड लूसिड मैनर अट्रैक्ट्स मी वेरी मच। और मैंने अपने मेंस के लिए प्लेलिस्ट में और इंटरव्यू के पोर्शन के लिए यूपी पीसीएस के यूपी करंट अफेयर पूरा ऑलमोस्ट आपके मतलब स्टडी आईक्यू वेबसाइट से ही तैयार किया था, प्लेटफॉर्म से तैयार किया था। दैट हेल्प मी वेरी मच इन द इंटरव्यू। आई वाज एबल टू अराउंड आंसर अराउंड 80% क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू बोर्ड। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे स्टडी आपके से ये हेल्प मिली है। हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी इस जर्नी का हिस्सा रह सके हैं। पिनाक जी, कुछ टिप्स, सजेशंस, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो भी एस्पिरेंट्स हैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे? मैम, यूपीएससी यूपी पीसीएस दोनों एस्पिरेंट के लिए मैं ये करना चाहूंगा ना, अगर आप मेरा पूरा टॉक आपके साथ सुनते हैं, मतलब मैं जिस वजह से इस प्लेटफॉर्म पे आया ना, मैं चाहता था कि कुछ ऐसे मिथ्स हैं, कुछ ऐसे मन में बातें हैं जिनको मैं रूम पे तैयारी करते वक्त समझता था कि शायद मुझे क्लियर नहीं पता चल पा रही हैं, कोई क्लियर बता दे तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो मैं चाहता हूं ना कि मेरे वर्ड्स अगर वो फॉलो करते हैं तो ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काम की है, तो ये उनके लिए भी काम कीगी। मतलब थोड़ा सा वो अपने हिसाब कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई कर लें तो बेहतर होगा। लास्ट में अगर आप कहें तो मैं मतलब रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी किताब पढ़ता था अपने प्रिपरेशन के दौरान। उसकी 2 पंक्तियां कह के मतलब आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि कर्ण और कृष्ण का संवाद हो रहा था, तो कर्ण ने कृष्ण से कहा कि लेकिन नौका तट छोड़ चली, न जाने किस ओर चली, बीच नदी की धारा है, समझता न कूल किनारा है, ले लील भले ही धार मुझे, पर लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा ना, पूरी कोशिश कीजिएगा। दशरथ माँ जी कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो छोड़िएगा मत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही मैसेज है पिनाक जी का। और हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि अगर आपने ठानी है इतनी बड़ी एग्जामिनेशन की तैयारी, तो तब तक लगे रहिए जब तक मंजिल मिल नहीं जाती। बहुत बहुत धन्यवाद पिनाक पानी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हम आपने हमारे साथ शेयर की। धन्यवाद। और आपको थैंक यू मैम, यूपीएससी के रिजल्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।